हेलो साथियों, नमस्कार। टूवर्ड्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुनः एक बार फिर आपके सामने टूवर्ड्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टीजीटी का कोर्स सिलेबस आपको 5-6 महीने के अंतर्गत कंप्लीट कराऊंगा। उसी क्रम में मैं आज आपको जैविक अणु बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर दूसरा लेकर के आया हूं। पहला चैप्टर मैंने आपको परिचय कराया था, और ये मेरा जो चैनल है ये आपके लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी, टीजीटी सभी के लिए लाभदायक होगा। और मैं बायोलॉजी रमेश गुप्ता की किताब से आपको पढ़ाऊँगा। एक आधार है रमेश गुप्ता, इसके आधार से मैं आपको किताब पढ़ाऊँगा। चैप्टर के साथ साथ मैं एमसीक्यूज़ भी कराऊँगा। इसी के साथ पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं, और समय बर्बाद ना करते हुए मैं जैविक अणु चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं। एक बार फिर आपके सामने जैविक अणु। साथियों, जैसा कि हम अध्याय में पीछे देख चुके हैं परिचय, उस परिचय के अनुसार हमारी पृथ्वी जो है पूरी सृष्टि या प्रकृति, जैसे हम विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं, पदार्थ और ऊर्जा का बना हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है ये पदार्थ और ऊर्जा का बना हुआ, तत्वों और अणुओं की रचना एवं अंतःक्रियाएं, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स, पदार्थ या भूत द्रव मैटर। हम इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे कि जो हमारी परिभाषा है, परिभाषा एवं भौतिक दिशाएं। देखिए, डेफिनेशन एंड फिजिकल स्टेट्स। पदार्थ स्थान घेरता है, इसका कुछ ना कुछ भार होता है और हम नेत्रों द्वारा इसे देख सकते हैं। ये हम पीछे की क्लासों में पढ़ते चले आए हैं, तथा या अन्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका अनुभव कर सकते हैं। इसकी 3 भौतिक दशाएं यानी फिजिकल स्टेट्स होती हैं: ठोस, तरल एवं गैस। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं बर्फ, जल और वाष्प। जल की ठोस, तरल एवं गैसीय दशाएं होती हैं। एक दशा से दूसरी दशा में बदल जाने को पदार्थ का भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज कहते हैं। भौतिक संगठन पदार्थ का देखते हैं। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर। पदार्थ संगठित भूत द्रव होता है। इसके संगठन में 3 क्रमिक यानी ग्रेडिंग लेवल्स होते हैं: उप परमाणुवीय, अपरमाणुवीय एवं आणवीय। उप परमाणुवीय स्तर क्या होता है? यानी सब एटॉमिक लेवल। इस स्तर पर पदार्थ की 3 सबसे छोटी, अति सूक्ष्म, स्थायी और मौलिक कणकीय इकाइयाँ एलिमेंट्री, बेसिक और फंडामेंटल पार्टिकुलेट यूनिट्स होती हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स के नाम दिया है। देखिए, जो सब एटॉमिक लेवल है, सब एटॉमिक लेवल में क्या होता है कि 3 सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, अति सूक्ष्म इकाई, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इनको नाम वैज्ञानिकों ने दिया है। अब परमाणविक क्या होता है, एटॉमिक लेवल क्या होता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती हुई संख्याओं में संयुक्त हो जाने से पदार्थ के संगठन की द्वितीय स्तर की इकाइयाँ बनती हैं,
जिन्हें एटम्स का नाम दिया गया है। परमाणु पदार्थ की वे सबसे छोटी मूल और स्थायी इकाइयाँ होती हैं जो अपघटित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। इस प्रकार ये पदार्थ की प्राथमिक अभिक्रियाशील इकाइयाँ होती हैं, प्राइमरी रिएक्टिव यूनिट्स होती हैं। आणवीय स्तर, तीसरा आणवीय स्तर यानी मॉलिक्यूलर लेवल। दो या अधिक परमाणुओं के संयोजन, लिंकिंग और बाइंडिंग से पदार्थ के संगठन की तृतीय स्तर की इकाइयाँ बनती हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अणु दो प्रकार के हैं। अब उनमें दो प्रकार के कौन से हैं ये देखिए। अणु दो प्रकार के होते हैं यानी तत्व, एलिमेंट तथा यौगिक कंपाउंड। अणु दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व कहलाता है, एक यौगिक कहलाता है। तो समान परमाणुओं के संयोजन से बना अणु तत्व होता है और भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बना हुआ अणु कंपाउंड होता है। इस प्रकार तत्व उतने ही प्रकार के होते हैं जितने प्रकार के परमाणु होते हैं। इसके विपरीत यौगिक अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि जैसे वर्णमाला के थोड़े से अक्षरों अल्फ़ाबेट्स के विभिन्न संयोजनों यानी कॉम्बिनेशन से किसी भाषा के असंख्य शब्द बनते हैं, वैसे ही विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के विविध संयोजनों से विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि तत्वों की एक जल यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया यानी NH3, नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, मीथेन CH4 आदि यौगिकों की सामान्य उदाहरण हैं। तत्व और यौगिक के अपने अपने पृथक विशेष रासायनिक गुण, रंग, स्वाद, रासायनिक अभिक्रियाशीलता आदि ऐसे होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं और किसी तत्व या यौगिक का अणु ही इसकी वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें इस तत्व या यौगिक के सारे गुण यथावत पाए जाते हैं। इसके बाद आती है ऊर्जा। ये पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ऊर्जा, परमाणुओं की रचना एवं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? पदार्थ के संगठन में इसके विभिन्न स्तरों पर संबंधित इकाइयों के परस्पर संयोजन के लिए एक बल, शक्ति या आवेश की आवश्यकता होती है। इसी आवेश को ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु की रचना में भाग लेने वाली उप परमाणुवीय इकाइयाँ जैसे प्रोटीन्स हैं। परमाणु इकाई कौन सी हैं? प्रोटीन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि अभी पीछे बताया। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा परस्पर संयोजित रहती हैं। आधुनिक संकल्पना के अनुसार प्रत्येक परमाणु में दो मुख्य भाग होते हैं। केंद्र में एक नाभिक तथा नाभिक के चारों ओर एक निश्चित और स्थायी त्रिविम रिक्त क्षेत्र। नाभिक में प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स त्रिविम क्षेत्र में अपनी संख्या के अनुसार एक या अधिकतम यानी अधिकतम 7 तक निश्चित कक्षाओं ऑर्बिट्स पर नाभिकों के चारों ओर अति तीव्र गति, लगभग प्रकाश की गति से उसी प्रकार लगातार चक्कर काटते रहते हैं जिस प्रकार हमारे सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। नाभिक धन आवेशित होता है क्योंकि इसके प्रोटॉन्स धन आवेशित परंतु न्यूट्रॉन्स विद्युत उदासीन होते हैं। न्यूट्रल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऋण आवेशित होते हैं और इनकी संख्या सदैव प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। इसलिए परमाणु स्वयं विद्युत उदासीनता होता है। परमाणु की संरचना में स्पष्ट है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश की तथा प्रत्येक प्रोटॉन धनात्मक आवेश की इकाई होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षाएं ऑर्बिट विभिन्न ऊर्जा स्तरों
एनर्जी लेवल्स यानी कोसा सेल बनाती हैं। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में जितना दूर होगा उतनी ही अधिक तीव्रता इसकी गति होगी, उतनी ही अधिक ऊर्जा इसमें संग्रहित होगी। जिस प्रकार नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार नाभिक में प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स भी विभिन्न ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। अब नाभिकीय तथा परमाणु ऊर्जा क्या होता है? जो बल या आवेश नाभिक में प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में बांधे रखता है, उसे नाभिकीय संयोजन या बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी बड़े परमाणु के नाभिक का दो छोटे नाभिकों में विखंडन किया जाए, छोटे परमाणुओं के नाभिकों के संयोजन या संलयन से बड़े परमाणुओं का निर्माण किया जाए तो ऊर्जा की बहुत सी मात्रा ऊष्मा के रूप में विमुक्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिका वैज्ञानिक नाविकों के विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में सफल हुए। इसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसी आधार पर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के नाविकों के विखंडन से विमुक्त उपार ऊर्जा वाले परमाणु बम बनाए, जिनसे कि जापान के क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी। देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी ये कई बार सवाल आ चुका है। हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर सन 1945 में विस्फोट किए गए। भारत ने भी सन 1974 में एक परमाणु बम बनाकर राजस्थान के पोखरण में इसका प्रायोगिक विस्फोट किया। फिर अब ये भी सवाल आ सकता है कि भारत ने पोखरण में कब किया था? तो 1974 में किया। फिर सन 1998 में 11 तथा 13 मई को भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण में ही 4 ऐसे प्रायोगिक विस्फोट किए। वर्तमान समय में परमाणु भट्टियों में नियंत्रित विधियों द्वारा परमाणु ऊर्जा बनाकर इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में अब भारत सहित कई देशों में किया जा रहा है। छोटे परमाणुओं के नाभिकों के संयोजन अर्थात नाभिकीय संलयन में बड़े परमाणु के नाभिक के बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में जो नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होती है, वह नाभिकीय विखंडन से मुक्त हुई ऊर्जा से भी लगभग 1000 गुना अधिक होती है। नाभिकीय संलयन बहुत अधिक ताप पर ही संभव होता है, अतः इसके लिए पहले नाभिकीय विखंडन से उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है और तब नाभिकीय संलयन कराया जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सन 1952 में इसी प्रक्रिया के आधार पर प्रथम महाविध्वंसकारी हाइड्रोजन बम बनाया। सूर्य में देखिए 1952 ये भी सवाल आता है। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणुओं का अपार भंडार है। हाइड्रोजन के परमाणु सबसे छोटे और रचना में सबसे सरल होते हैं। इनके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है तथा एक इलेक्ट्रॉन। एक ही कक्षा केवल यही एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसलिए आधुनिक परिभाषा के अनुसार अन्य सभी परमाणु 2 या अधिक परमाणुओं एवं न्यूट्रॉन्स के संलयन से बने माने जाते हैं। सूर्य में इसी संलयन से निरंतर हीलियम के परमाणु बनते रहते हैं। इसी कारण सूर्य लगभग 2 करोड़ सेंटीग्रेड ताप पर जलता हुआ एक गैसीय पिंड है। इसे प्रसारित किरणों से ही पृथ्वी सहित सौर मंडल के सारे ग्रहों को प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। ये हाइड्रोजन परमाणु की सैद्धांतिक रचना दिखाई है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन शेल पाया जाता है और एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक ही कक्षा में होता है। इसकी ये खास बात है। अणुओं की रचना एवं ऊर्जा। जिस प्रकार परमाणुओं की रचना में भाग लेने वाली उपपरमाणुवीय इकाइयां विद्युत आवेशों की ऊर्जा द्वारा परस्पर संयोजित रहती हैं, उसी प्रकार तत्वों और यौगिकों के अणुओं की रचना में भाग लेने वाले परमाणु
इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा द्वारा परस्पर बंधते, जुड़ते या संयोजित होते हैं। इनके संयोजनों को रासायनिक बंध कहते हैं। इन बंधों के बनने से संयोजित होने वाले परमाणुओं के बीच या तो एक दूसरे के सबसे बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है या इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी के बंधों या सह संयोजी बंध तथा इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण वाले बंधों को विद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। जल के अणु H2 की रचना देखिए कैसी होती है। सह संयोजी बंध की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। इसके विपरीत सोडियम क्लोराइड नमक के अणु की रचना विद्युत संयोजी बंध की उत्कृष्ट उदाहरण है ये। इसमें सोडियम परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा के अकेले इलेक्ट्रॉन की क्लोरीन परमाणु के बाहरी कक्षा में स्थानांतरण होता रहता है। इसके फलस्वरूप सोडियम तथा क्लोरीन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन्स की संख्या में अंतर हो जाने के कारण विद्युत आवेशी हो जाते हैं। ऐसे परमाणुओं को आयन या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ऐसे संयोजनों में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खो देने में को उसका ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। स्पष्ट है कि उपचयित परमाणु सोडियम धनावेशित आयन और कैटआयन होता है। इसके विपरीत किसी परमाणु क्लोरीन द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का इसका अपकरण अपचयन कहते हैं। स्पष्ट है कि अपचयित परमाणु ऋणावेशित आयन अर्थात एनायन होता है। अब आती है ऊर्जा की परिभाषा। ऊर्जा की परिभाषा, तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि पदार्थ विपरीत ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही इसका कोई भार होता है, अर्थात इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। अतः इसकी परिभाषा भौतिक या संरचनात्मक आधार पर नहीं वरन क्रियाशीलता के आधार पर देते हैं। यह एक पदार्थ में परिवर्तन या गति उत्पन्न करती है। इस प्रकार कार्य करने की क्षमता अर्थात कर्म शक्ति को ही ऊर्जा कहा जाता है। थोड़ा सा और है, उसके बाद मैं आपको MCQs की तरफ ले जाऊंगा। ऊर्जा के दो प्रमुख भेद हैं, यानी नंबर एक कार्य क्षम या विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी, और दूसरी नंबर पे है काइनेटिक एनर्जी। तो कि किसी पदार्थ के रासायनिक संयोजनों या रासायनिक बंधों में संचित या आबद्ध ऊर्जा या किसी वस्तु की उच्च स्थिति के कारण इसमें आरक्षित ऊर्जा कार्यक्षम या विभव ऊर्जा होती है। रासायनिक बंधों को तोड़कर किसी पदार्थ का विखंडन करने पर इन बंधों में आबद्ध रासायनिक विभव ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को इसके उच्च स्थान से गिराए तो इसमें आरक्षित स्थिति की विभव ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इस प्रकार मुक्त हुई ऊर्जा कार्यरत या गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि पदार्थ में परिवर्तन करने या इसे गति देने में या किसी अन्य कार्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे गुलेल को खींचकर तानने में तुम इसमें विभव ऊर्जा भर देते हो, गुलेल छोड़ने पर यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल कर कंकड़ को दूर फेंक देती है। दूसरा है फुटबॉल के खिलाड़ी की टांग उठती है तो इसमें विभव ऊर्जा भर जाती है। फुटबॉल पर टांग पड़ते ही ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलकर फुटबॉल को गति देती है। किसी बड़े पत्थर को पहाड़ी की चोटी तक ले जाने में हमारी या शक्ति बल व्यय होती है तथा विभव ऊर्जा के रूप में पत्थर की उच्च शक्ति में आरक्षित हो जाती है। पत्थर को नीचे धकेलो तो यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त हो गति देती है। गतिज ऊर्जा के स्वरूप गतिज ऊर्जा के रूप कई रूप हैं। एक होती है एनर्जी हीट यानी ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरी दीप्ति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और परमाणविक एवं नाभिकीय ऊर्जा। ये मैं आपको एक जीके के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ।
जिससे कि आगे आने वाले सवालों में ये आपको थ्योरी बहुत ही लाभदायक मिलेगी। अब ऊर्जा के रूपांतरण क्या हैं? जैसे विभव ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा विभव ऊर्जा में बदल जाती है, वैसे ही गतिज ऊर्जा अपने एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल सकती है। जैसे रेल के इंजन में कोयला, अब तो कोयले का जमाना खत्म हो गया है, फ्यूल जलता है। कोयले में आबद्ध रासायनिक विभव ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस ऊर्जा को कुछ भाग तो वातावरण में छितर हो जाता है, लेकिन शेष भाग जल को जल वाष्प में बदलता है। जल वाष्प की ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर इंजन को गति देती है। यांत्रिक ऊर्जा का ही कुछ भाग डायनेमो में जाकर विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो फिर प्रकाश बल्बों में दीप्ति ऊर्जा तथा पंखों में यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। अंत में सारी गतिज ऊर्जा वापस ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर वायुमंडल में छितर जाती है। माचिस की तीली जलाइए, है ना, मसाले में संचित